नमस्कार बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग भले चंगे होंगे। कोविड से बचे रहिए, ठीक है। कोविड बहुत चल रहा है। मैं दलजीत सिंह, जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल जीडी क्लासेस पर क्लास 9th का कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट यानी कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर चल रहा है ना। पहले चैप्टर में हमने माउंटेन्स तक कवर कर लिया। पहले चैप्टर का माउंटेन्स कवर कर लिया। आज कोशिश करते हैं चैप्टर खत्म करने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, माउंट जो हमारा देश है। दूसरा चैप्टर, सॉरी ये दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर तो हो चुका ना आपका, इट इज सेकंड चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है। तो दूसरे चैप्टर में नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन्स बनते कैसे हैं? अभी अगर आपको मैप दिखाई दे रहा हो अच्छी तरह, तो ये जो सारा हमारा हिमालय है ना, पूरा माउंटेन है ये सारा, इसमें जो मैंने बताया कि जो इसकी सबसे बाहर वाली रेंज है वो पेरिनियल स्नो से ढकी रहती है, यानी कि जो इसका सबसे बाहर वाले पहाड़ों की रेंज है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। तो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तो बर्फ पिघलती होगी। जिस दिन सूरज ज्यादा गर्मी होती होगी बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, उसका पानी बनेगा। पानी बन करके नदियां बनेगी, है ना। बहुत सारे छोटी छोटी धाराएं मिल करके नदी बनाती है, ठीक है। और उस नदी में जो दूसरी धाराएं, दूसरी नदियां मिलती जाती हैं, वो एक रिवर सिस्टम बना देती है। उसे कहते हैं रिवर सिस्टम। क्या कहते हैं? रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां मिलती हैं एक बड़ी नदी में आकर, रिवर सिस्टम, ठीक है। तो रिवर सिस्टम जो है वो हमारा प्लेन्स बनाता है। नदियां क्या करती हैं? नदियां जब पहाड़ों से ऊपर से बह करके आती हैं तो चट्टानों को तोड़ते हुए बहती हैं, उससे कंकड़ पत्थर लेके आती हैं ना। वो कंकड़ पत्थर को इस एरिया में बिछा देती हैं। जब इस एरिया में बिछा देती हैं तो ये एरिया प्लेन्स बन जाता है उनका, ठीक है। तो हमारे इंडिया में 3 मेन रिवर सिस्टम है, 3 मेन रिवर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला रिवर सिस्टम है इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखो यहां लिखा हुआ है इंडस, द जरूर लगा लेना। द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। 3 रिवर सिस्टम है हमारी कंट्री में। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है वो पहाड़ों से निकल करके अरेबियन सी की तरफ बहता है। किसकी तरफ बहता है? अरेबियन सी की तरफ, ठीक है। हमारा, मैंने उस दिन भी बताया था, हमारा जो इंडिया है वो इंडियन ओशियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। ईस्ट वाले पार्ट को बे ऑफ बंगाल कहते हैं और वेस्ट वाले पार्ट को अरेबियन सी कहते हैं। तो अरेबियन सी में इंडस नदी की जितना भी इंडस नदी है और उसकी बाकी ट्रिब्यूटरीज जो इसमें शामिल होती हैं, वो सब जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं। कहां गिरती हैं? अरेबियन सी में। तो इंडस रिवर सिस्टम के साथ 5 मेन नदियां हैं। 5 मेन नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और इंडस, ठीक है। ये 5 नदियां होंगी ना। ये 5 नदियां मिलकर के पंजाब बनाती हैं। लिखते हैं ना पंजाब, पंज आब, ये 2 वर्डों से मिलकर बना, पंज और आब। पंज मतलब 5 और आब मतलब पानी, आब मतलब वाटर, ठीक है। तो 5 पानियों की धरती पंजाब कहलाती है। तो इसीलिए इसको पंजाब भी कहा जाता था। तो पंजाब में जो रिवर सिस्टम है वो इंडस रिवर सिस्टम है। ज्यादातर पंजाब का हिस्सा, पहले तो एक ही था ना पूरा इंडिया, बाद में पाकिस्तान बन गया 1947। तो ज्यादातर इन 5 नदियों का जो प्लेन्स हैं वो ज्यादातर कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। हमारे पास भी थोड़ा है, ठीक है। उसमें ज्यादातर जो धरती है वो दोआब है। दोआब बोलते हैं ना, दोआब। दोआब मतलब दो, मतलब 2, 2 आब मतलब पानी, ठीक है, वाटर। तो 2 पानियों की धरती दोआब, जहां पर 2 रिवर, 2 नदियां, दोनों तरफ 2 नदियां होती हैं और बीच में उसकी जगह होती है, तो दोआब। तो ये हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है वो 3 रिवर सिस्टम से मिलकर के बनता है।
तीन रिवर सिस्टम मैंने आपको कौन कौन से बताए? 3 रिवर सिस्टम्स आर इंडस रिवर सिस्टम विच फ्लोज टू द अरेबियन सी, जो कहां फ्लो होता है? अरेबियन सी। गंगा रिवर सिस्टम विच फ्लोज टू द बे ऑफ बंगाल, है ना। गंगा रिवर सिस्टम इज द लेंथीएस्ट रिवर सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। गंगा रिवर सिस्टम सबसे लंबा रिवर सिस्टम है हमारी कंट्री का और सबसे बड़े प्लेन्स भी बनाता है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा फ्लोज थ्रू तिब्बत एंड एंटर्स थ्रू अरुणाचल प्रदेश इन अवर कंट्री, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है हमारी कंट्री में और असम से फ्लो होती हुई बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश में जाकर के फ्लो हो जाती है टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में फ्लो हो जाती है। तो 3 रिवर सिस्टम मैंने आपको बताए। पहला इंडस रिवर सिस्टम विच फ्लोज थ्रू द पंजाब एंड टू द अरेबियन सी। सेकेंड गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम फॉर्म द प्लेन्स ऑफ गंगा, ठीक है, प्लेन्स ऑफ गंगा, इट फॉर्म्स द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इट फ्लोज ऑल टू द east, from west to east to the Bay of Bengal. And the third one is Brahmaputra river system. These 3 river system forms Indian plains. Okay, these 3 river system forms in plains of our country, Indian plains. Okay, total area approximately of our plains in India is 7 lakh kilometers. देखो वीडियो चल रही है नहीं? Yes, it is. So the total area of plains in our country is 7 lakh kilometers. Okay, the length of plains, length from west to east. The total length of plains is 2,400 kilometers. Understand? And width approximately it varies. Okay, the width of the plains varies between 240 to 320 kilometers. Okay, so the total the plains of our country formed by 3 river systems. These are Indus river system, Ganga river system and Brahmaputra river system. Okay, these are the 3 main river system which forms plains of our country. Okay, after that the total area of these plains are 7 lakh kilometers approximately according to NCERT book. Okay, the total length of these plains are 2,400 kilometers and its width varies between 240 to 320 kilometers. Somewhere it is 240 kilometer wide and somewhere it is 320 kilometers wide. Okay, after that when the river reaches to the sea, है ना, जब जो नदी है वो समुद्र के किनारे पहुंचती है तो उसके साथ बहुत सारा सिल्ट आता है ना। एक तो उसका फ्लो कम हो जाता है, जब ऊपर पहाड़ों से चलती है बहुत तेज चलती है ना, जब बहुत तेज चलती, क्योंकि वहां पर हाइट ज्यादा है ना, जब ऊपर हाइट से जितनी तेज पानी का फ्लो उतना तेज होगा जितनी ज्यादा हाइट होगी। लेकिन प्लेन्स में आती है जब धीरे धीरे तो हाइट कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो इसका फ्लो है, फ्लो ऑफ द रिवर, ये स्लो हो जाता है। फ्लो ऑफ द रिवर जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, फ्लो स्लो हो जाता है। धीरे धीरे जब ये समुद्र में मिलने लगती है तो बहुत स्लो हो जाता है और इसके पास बहुत ज्यादा सिल्ट होता है। ये जो पहाड़ों से मिट्टी ला रही है, पत्थर ला रही है, वो बहुत सारा वहां पर डिपॉजिट कर देती है जहां पर इसको समुद्र में मिलना होता है। डिपॉजिट करने के बाद ये बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग धाराओं में डिवाइड हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं ये मेन रिवर आ रही है और यहाँ पर इसने बहुत सारी अपनी क्या बना दी, बहुत सारी धाराएं बना दी, ठीक है, ये बहुत सारी धाराएं बन रही है एक नदी। इन सारी धाराओं को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्यों बनती है? क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके आती है, बहुत सारा जो है वो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है, जिसको वहां पर छोड़ देती है, जमा कर देती है, जिससे उसका बहाव डिवाइड हो जाता है। उसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। इसके बाद मैंने आपको बता दिया नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेस्टर्न प्लेन्स, सबसे वेस्ट में ये प्लेन्स हो गए इंडस रिवर सिस्टम के, ठीक है, वेस्टर्न प्लेन्स आर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम। एंड देन गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स आर फ्रॉम घग्गर। फ्रॉम विच रिवर? घग्गर रिवर। हरियाणा में देखेंगे हम घग्गर रिवर से गंगा प्लेन सिस्टम शुरू होते हैं, ठीक है, यहां से ये है घग्गर रिवर, ठीक है, घग्गर रिवर जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, घग्गर रिवर सिस्टम से शुरू होता है और ये कहां तक है? ये है
तीस्ता रिवर तक। कहां तक है? तीस्ता रिवर तक। ये तीस्ता रिवर आती है, ये तीस्ता रिवर है, ठीक है। ये घग्गर से तीस्ता रिवर तक गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। इसमें बहुत सारी नदियां आती हैं, कुछ हमारी सेंट्रल इंडिया से भी आती हैं, एमपी से, है ना, कुछ यहां से मिलती हैं, यमुना आती है, गंगा आती है। तो ये कौन कौन सी स्टेट से जाता है? ये गंगा रिवर सिस्टम हरियाणा, दिल्ली, याद रखना, पंजाब नहीं, पंजाब कौन सी रिवर सिस्टम है? इंडस रिवर सिस्टम। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, सम पार्ट ऑफ झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारा जो है ये सब जो है कहां पर मिल जाती हैं जाकर के? बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा रिवर सिस्टम इतनी स्टेट से पास होता है, ठीक है। यहां पर लिखा भी नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, कुछ हिस्सा झारखंड का, और बाकी वेस्ट बंगाल से फ्लो होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इतनी स्टेट्स में जो गंगा प्लेन्स है वो हैं, गंगा प्लेन्स इतनी सारी स्टेट्स में है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा मैंने आपको बताया तिब्बत से फ्लो करती हुई आती है, और ये अरुणाचल में भारत में एंटर होती है, अरुणाचल प्रदेश में भारत में एंटर होती है। तो मेन जो इसका प्लेन एरिया, ये ग्रीनरी दिख रही है आपको, यहाँ पर ग्रीनरी तो दिख रही होगी ना उस मोबाइल में आपको, या कहीं भी देख रहे हैं आप। तो ये ग्रीन जो प्लेन्स है ये असम के प्लेन्स हैं, असम के प्लेन्स हैं ये। और ये असम के प्लेन्स कौन बनाता है? ये बनाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। उसके बाद ये असम से बांग्लादेश में चली जाती है, वहां पर प्लेन्स बनाती है। तो इस तरह से हमारे 3 रिवर सिस्टम हुए नॉर्दर्न प्लेन्स के, या 3 हिस्से हुए। वेस्टर्न जो है वो इंडस रिवर सिस्टम है, उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम है जो घाघरा से तीस्ता रिवर तक है, उसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है जो असम में बनाता है प्लेन्स, ठीक है। इसके बाद हम प्लेन्स को और 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, भाबर, तराई, भांगर और खादर। इनको ध्यान से समझ लो। भाबर जो एरिया है, जैसे ही नदियां पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो वहां पर जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर देती हैं, वहां पर जो सिल्ट इकट्ठा कर देती हैं, वो बेल्ट भाबर कहलाती है। वो बेल्ट क्या कहलाती है? भाबर। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? पहाड़ों की 3 रेंजेस हैं, हमारे हिमालयास की 3 रेंजेस हैं, है ना। सबसे अंदर इनर हिमालयास, फिर हिमाचल है, उसके बाद कौन सा हिमालय? शिवालिक, है ना। ये बताया ना मैंने आपको पिछली वीडियो में, शिवालिक है। तो शिवालिक के पैरेलल, शिवालिक सबसे लास्ट रेंज है ना, तो शिवालिक के पैरेलल जो है नदियां, नदी जब आती है प्लेन्स में शिवालिक के पैरेलल, तो वो जो प्लेन्स बनाती है उन्हें भाबर कहते हैं, ठीक है। इसमें मोटे कंकड़ होते हैं, ठीक है, ज्यादा बारीक मिट्टी नहीं होती, वो भाबर बनाते हैं। भाबर के बाद नेक्स्ट एरिया आता है तराई का, ठीक है। भाबर के पैरेलल जो प्लेन्स बनते हैं, उसके आगे जो प्लेन्स बनते हैं, दोज आर नोन एज तराई। इसकी जो यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यहाँ बहुत फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत घने जंगल भी पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ तराई एरिया में दुधवा नेशनल पार्क है। तो दुधवा नेशनल पार्क तराई एरिया में है। तो हुआ क्या, जब यहाँ बहुत सारे जंगल थे, जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए इंडिया में, तो उन्हें यहाँ पर बसाया गया, जंगल साफ किए गए, खेती की भूमि बना दी गई। अब तराई में बहुत अच्छी खेती होती है, ठीक है, क्योंकि पानी अच्छा है, वातावरण अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, और नदियां तो फ्रेश वाटर लेकर के आती ही हैं। तो सबसे पहले भाबर का एरिया आता है ना। पहाड़ों से जैसी नदियां उतरती हैं, शिवालिक के पैरेलल 10 से 15 किलोमीटर का एरिया भाबर का आता है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया तराई आता है, ठीक है। तराई के बाद आता है भांगर। भांगर क्या है? फ्लड प्लेन्स है, यानी कि बहुत पुराने समय से नदियों में बाढ़ आती रही है, नदियां तो बहुत पहले से बह रही है ना, बहुत हजारों सालों से। तो जो पुराना फ्लड प्लेन्स है, ऐसा क्षेत्र, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? जब बाढ़ आती है तो नदी अपने साथ जितनी भी मिट्टी रेता लाई है पहाड़ों से, वो उस एरिया को वहां पर जहां से भी पानी जाएगा वहां पर छोड़ती हुई जाएगी उस मिट्टी को, है ना। जब वहां पर छोड़ती हुई जाएगी तो क्या होगा? वो नदी हमेशा तो बाढ़ आएगी नहीं ना, बाढ़ 1 महीने के लिए आएगी या 1.5 महीने के लिए आएगी, 15 दिन, 1 हफ्ते के लिए पानी उतर जाता है। जब पानी वापस चला जाएगा तो मिट्टी को वहां छोड़ जाएगा। तो जो पुराने फ्लड प्लेन्स हैं, दोज आर नोन एज भांगर। उन्हें क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद आता है खादर। खादर है यंगर फ्लड प्लेन्स, जो ज्यादा पुराने फ्लड प्लेन्स नहीं है, दोज आर नोन एज खादर। ठीक है, खादर भी फर्टाइल होते हैं, भांगर भी फर्टाइल होते हैं, सारे प्लेन्स ही लगभग नदियों के फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को मैंने आपको बताया, अगर आप नदियों के हिसाब से बांटोगे तो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। But if you want to divide it on the basis of soil or on the basis of वहां पर जो जिस तरह के कंकड़ या मिट्टी पाई जाती है, then you can divide it in 4 parts. Okay, first of all it is भाबर, जो शिवालिक के यानी कि पहाड़ों के बिल्कुल पैरेलल मोटे पत्थर वाली जो पथरीली जमीन तैयार करती है नदियां, प्लेन्स तैयार करती हैं, those are known as भाबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है तराई। ठीक है, तराई का एरिया जो है वो भाबर के नेक्स्ट आता है, भाबर के नेक्स्ट। ये बहुत ही फॉरेस्ट जंगली इलाका होता है, जंगली इलाका है, मार्शी इलाका है ना, यहाँ पर बहुत अच्छे खेती होती है, फर्टाइल है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है भांगर। भांगर में क्या है, जो पुराने फ्लड प्लेन्स हैं, ठीक है, जहां पर पहले नदियां कभी बाढ़ लेकर के आई हैं और आजकल खेती होने लगी, लोगों ने अपनी घर बना लिए, दोज आर नोन एज भाबर। उसके बाद आता है खादर। ठीक है, खादर यंगर फ्लड प्लेन्स होते हैं, खादर आर यंगर फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। इसके बाद हम बात करते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद। नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद बात करेंगे हमारे प्लेट्यू सिस्टम की। ठीक है, हाँ भाई, अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ठीक है, प्लेन्स हो गए नॉर्दर्न प्लेन्स, मैंने आपको बता दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय 3 रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, हो गई ना उसकी बातें। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा, ठीक है ना, ये इसकी बाउंड्रीज में मैं अभी आपको बताऊंगा। यहां तक ये जो ज्यादा ग्रीन, डार्क ग्रीन वाला एरिया है ना, ये सारा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स काउंट करो आप अभी। ठीक है, अगर आपको मैप में दिखाई दे रहा है तो ये सारा एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स काउंट करो। इसके नीचे का जो एरिया है, ये सारा जो एरिया है, ये हम प्लेट्यू काउंट करते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में प्लेट्यू काउंट करते हैं। ये एरिया अलग से आके जुड़ा है, ये एरिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, अगर आप एंशिएंट जो जियोग्राफी है वो पढ़ोगे तो ये वाला एरिया पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है वो टूट करके अफ्रीकन जो महाद्वीप इस समय है वहां से टूट करके धीरे धीरे इसमें आके मर्ज हो गया। ठीक है, इसमें आके मर्ज हुआ, जिससे हिमालय माउंटेन बना, है ना, हिमालय माउंटेन बना, और हिमालय माउंटेन से बहती हुई नदियों ने यहाँ पर प्लेन्स बना दिए। लेकिन जो उसके नीचे वाला हिस्सा है, ये ओल्डेस्ट हिस्सा है हमारी कंट्री का। ठीक है ना, इट इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री। ये ऊपर का सारा हिस्सा नया है। जब ये गोंडवाना लैंड से टूट करके ये हिस्सा हमारे इस तरफ नॉर्थ की साइड बढ़ा, और नॉर्थ की साइड बढ़ने के बाद ये यहाँ आके टकराया। ठीक है, यहाँ टकराने के बाद माउंटेन्स बने, फोल्ड माउंटेन्स। तभी तो फोल्ड माउंटेन्स है। जब आप किसी पेपर को, फॉर एग्जाम्पल ये नोटबुक है ना, होगा क्या, जब ये इधर से प्रेशर लगाओगे तो क्या हो रहा है, ये पेपर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, फोल्ड हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय इस तरह फोल्ड माउंटेन बना। ठीक है, जब यहां से आकर के ये पूरा हिस्सा जो है ट्रायंगुलर शेप यहां पर आकर के टकराया, टकराने के बाद यहाँ पर जो भी मिट्टी, सिल्ट, जो भी कुछ था डिपॉजिट, वो क्या हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ा, इसलिए हिमालय फोल्ड माउंटेन्स बन गए। जब हिमालय फोल्ड माउंटेन्स बन गए, उनके ऊपर बर्फ जमा हुई, बर्फ जमा होने के बाद वहां से नदियां बहने लगी, इसलिए कहते हैं आज भी हिमालय बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये इधर को बढ़ा रहा है। तो इसलिए ये जो एरिया है, ये सारा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आने के चांसेस। अभी पीछे नेपाल में भूकंप आया था बहुत बड़ा, आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहां से नदियां बहती हैं, नदियां ने धीरे धीरे ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, यहाँ पर क्या बना दिया, पहाड़ों से ला के मिट्टी को यहाँ पर भर दिया, जिससे ये एरिया जो है 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर की विड्थ का प्लेन्स कहला रहा है। ठीक है ना, ये सारा एरिया प्लेन्स कहला। लेकिन इसके नीचे का एरिया तो वही है ना पुराना, तो इसको डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन मतलब साउथ,
दक्षिण बोलते हैं ना हिंदी में, तो डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन मतलब साउथ। तो ये सारा जो है वो हमारा प्लेट्यू है, ठीक है। ये सबसे पुरानी, क्योंकि ये सबसे पुराना हिस्सा है ना, सबसे पुरानी क्रिस्टलिन और इग्नियस रॉक्स का हिस्सा है, ठीक है। सबसे पुरानी जमीन है इंडिया में ये, ठीक है ना। क्रिस्टलिन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये ड्रिफ्टिंग की वजह से बना है, किसके, गोंडवाना लैंड की। ये बात तो हो गई ना हमारी कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा नीचे वाला इंडिया सारा, ठीक है। ये सारा हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये आकर के यहाँ टकराया, इससे टकराने के बाद यहाँ पर फोर्ट माउंटेन्स बन गए और नीचे का एरिया में जब नदियां बह करके आए उन्होंने मिट्टी लाई, मिट्टी से भर दिया, दोज आर नोन एज प्लेन्स, ठीक है। इसके नीचे का हिस्सा जो है ये सारा हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। अब इसको हम, जो हमारा ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। दो हिस्से क्या है, एक तो है सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड्स, और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। आज मैं बताता हूं कैसे इसकी बाउंड्री मार्क करेंगे हम लोग। डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। ये दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। अब सेंट्रल हाईलैंड को कैसे पहचान करेंगे, जैसे ऊपर ये पहाड़ियां है ना, ऐसे ही यहां पर भी पहाड़ियां, लेकिन वो इतनी ऊंची नहीं है, हिमालय जैसी ऊंची और लगातार नहीं है कांस्टेंट, लेकिन इससे इसकी बाउंड्री मार्क कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, यहां है नर्मदा रिवर, ये जो है ये नर्मदा रिवर है, ठीक है। एमपी में है नर्मदा रिवर, बहती हुई यहां आती है और यहां पर इसमें अरेबियन सी में मिल जाती है यहाँ करके, ठीक है। ये अपोजिट बहती है, यानी कि भारत की ज्यादातर नदियां जो हैं वो कहां से किधर बहती हैं, वो बहती हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो भारत का ढाल किधर हुआ, अगर आप पानी को रख देंगे कहीं पर और वो किधर जाएगा, जिधर ढाल होगा, ऐसे तो जाएगा। अगर ढाल इस तरह से है, ऐसे है ढाल, और पानी आपने यहां पर गिराया तो पानी इधर को बहेगा, ऊपर थोड़ा ना चढ़ेगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे को आएगा ना। तो अगर ज्यादातर नदियां जो हैं हमारे भारत की वो किधर से किधर बहती हैं, वो बहती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे भारत का जो सरफेस है उसका ढाल किधर हुआ, उसका ढाल ऐसे हुआ ना, वेस्ट टू ईस्ट हुआ। लेकिन नर्मदा नदी ऐसी है जो, नर्मदा और तापी, और भी कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं इनकी, नर्मदा और तापी मेन दो बड़ी नदियां ऐसी हैं जो उल्टी बहती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। तो हम डिफाइन कर रहे हैं बाउंड्री ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू, कहां से कहां तक डेक्कन प्लेट्यू कहेंगे और कहां से कहां तक के एरिया को सेंट्रल हाईलैंड कहेंगे। तो जो नर्मदा से ऊपर की तरफ, नॉर्थ वाला एरिया, नर्मदा से नॉर्थ की तरफ अरावली रेंज तक, कहां तक, ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज स्टार्ट होती है राजस्थान में और दिल्ली तक जाती है, कहां तक जाती है, टुवर्ड्स द दिल्ली तक जाती है, ठीक है। तो नर्मदा से अरावली रेंज तक, और नीचे है सतपुड़ा रेंज, नीचे है सतपुड़ा रेंज, ये नर्मदा के पास सतपुड़ा रेंज है ये, ठीक है। ये जो है ये बनाता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। और यही सेंट्रल हाईलैंड की जो ईस्टर्न साइड है ये छोटा नागपुर बन जाती है। छोटा नागपुर जो हमारा सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन करने वाला एरिया है हिंदुस्तान में, जो सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, चाहे वो लौह अयस्क हो, आयरन हो, है ना, स्टील हो, ये सारी चीजें जो हैं, कोयला हो, ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है। तो वेस्ट में ये चौड़ा है, इसका जो एरिया है वो ज्यादा है, ब्रॉड है, और सेंट्रल हाईलैंड जो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ते बढ़ते इस तरह से जाता है, ऐसे पतला हो जाता है, ठीक है। मैं आपको अगर जगह हो कहीं, ये मिटा दें ऊपर, ये भी मिटा देना, ये अगर आपने नोट कर लिया हो मिटा लेते हैं। तो है कैसा सेंट्रल हाईलैंड, ये देखो यहां पर तो है अरावली रेंज, ठीक है, ये अरावली रेंज होगी, यह नर्मदा, और इसके पास में ही है सतपुड़ा रेंज। तो यहाँ तो बहुत वाइड है ना, यहाँ तो बहुत वाइड होता जा रहा है, लेकिन इधर को ये प्लेन्स आ गए, ये सारा प्लेन्स का एरिया हो गया ना, इसके ऊपर ये सारा रिवर्स का प्लेन्स का एरिया हो गया, और ऐसे ये नैरो होता जाता है, नैरो टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ नैरो होता जाता है। और यहाँ पर है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ये देखो, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये है सतपुड़ा रेंज, ठीक है।
यह है सतपुड़ा रेंज और यह है अरावली। तो यहाँ कितना वाइड है ना, यह है सतपुड़ा रेंज, यह है अरावली, यह है नर्मदा रिवर, ठीक है, इट इज नर्मदा, यह है सतपुड़ा रेंज, ठीक है। सतपुड़ा रेंज भी कंटिन्यूअस नहीं है, मैंने जैसे बताया ना आपको हिमालय कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये बहुत पुराना है ना, हमारा जो नीचे वाला पेनिनसुलर हिस्सा है इंडिया का, ये सबसे पुराना है। तो धीरे धीरे हवा से और आंधियों से, पानी से, ये सारी जो रेंजेस है, पहाड़ियां हैं, ये सब टूट गई है ना, बहुत छोटी रह गई है, इतनी हाइट नहीं है जैसे हिमालय हमारा बहुत कंटिन्यूअस है। तो ये अरावली रेंज तो लगभग खत्म हो गई है ना, अरावली रेंज से बहुत सारा मार्बल पत्थर मिलता है, राजस्थान में मिलता है ना, तो अरावली रेंज से मिलता है। तो अरावली रेंज को कुछ हमने उसको ऐसा रिसोर्स इस्तेमाल करके उसको खत्म कर दिया, कुछ जो है वो एटमॉस्फेरिक चीजों की वजह से वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ऊपर अरावली रेंज इसकी बाउंड्री है टुवर्ड्स द वेस्ट, है ना, ये नॉर्थ वेस्ट में क्या कौन बाउंड्री बनाता है सेंट्रल आइलैंड की, अरावली रेंज, लिख भी देते हैं यहाँ अरावली रेंज, ठीक है। और साउथ में सतपुड़ा रेंज, ठीक है, और नर्मदा। और जब हम इसको ईस्ट की तरफ लेके जाते हैं, इधर तो वाइड है, टुवर्ड्स द वेस्ट वाइड है, और टुवर्ड्स द ईस्ट जाते जाते कैसा हो जाता है, नैरो हो जाता है। टुवर्ड्स द ईस्ट जाते जाते कैसा हो जाता है, नैरो। अब देखो मैप में, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, मैप में देखते हैं, ये अरावली रेंज है, आप मेरा हाथ देखो, मार्कर से बनाते हैं, ये अरावली रेंज है, ठीक है, यहां पर अरावली रेंज है, और ये सतपुड़ा रेंज है। देखो कितना वाइड है, यहाँ कितना वाइड है ना, इतना वाइड है ना, इधर इतना वाइड है, और ये आ रहे हैं प्लेन्स। अगर आपको ये अरावली रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये हमारे प्लेन्स हैं, ठीक है। अब देखो ये इस तरफ छोटा होता जा रहा है ना, उधर छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम नीचे से मार्क करें तो इसके नीचे ये जो हजारीबाग है, इसके नीचे हजारीबाग रेंज है ये, ठीक है, मैकाल रेंज है नीचे, इसके नीचे वाला एरिया जो है वो क्या कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, ठीक है। ये देखो इधर छोटा होता जा रहा है ना एरिया, और ये ऊपर प्लेन्स है, ये प्लेन्स वाला एरिया है, यस ऐसे ये प्लेन्स वाला एरिया। तो इधर कैसा हो गया, ये इधर नैरो हो गया, ठीक है। छोटा नागपुर का जो प्लेट्यू है वो समझ लीजिए इसका ईस्टर्न बाउंड्री है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू ईस्टर्न बाउंड्री है, ठीक है। छोटा नागपुर का प्लेट्यू ये किसका, सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है। और ये दामोदर रिवर तो ठीक है, छोटा नागपुर का हिस्सा जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा। तो ये टुवर्ड्स द वेस्ट बहुत ब्रॉड है, और टुवर्ड्स द ईस्ट जाते जाते नैरो हो जाता है। और यहां पर एक भ्रंश घाटी है, मतलब घाटी है एक तरह से, जिसको नदियों ने भर दिया है। और उसके बाद यही सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा जो है वो मेघालय में दिखता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। यानी कि ये प्लेट्यू यहां पर कंटिन्यूअस नहीं, यहां छोटा नागपुर प्लेट्यू के बाद ये प्लेन्स आ गए, है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स आ गए। इसके बाद ये इस प्लेट्यू का ही हिस्सा, सेंट्रल हाईलैंड्स का ही हिस्सा मेघालय में दिखता है, ठीक है, जहां पर इसे कॉर्बी हिल्स भी कहा जाता है, ठीक है, कॉर्बी हिल्स भी कहा जाता है, मेघालय भी कहा जाता है। और इसमें 3 हिल्स हैं, गारो खासी एंड जयंतिया, गारो खासी एंड जयंतिया, ठीक है। ये मैंने आपको हिमालय वाले चैप्टर में बताया था, जब हिमालय वाला पार्ट क्लियर किया। तो आपको सेंट्रल हाईलैंड क्लियर हो गया। अब सेंट्रल हाईलैंड की कुछ मेन रिवर्स देख लेते हैं, ठीक है। द मेन रिवर्स आर चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। अब देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, ये सारी नदियां जो हैं वो इधर से इस तरफ बहती है, ऐसे समझो नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से बहती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे बहती है। चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये किस तरह से बहती है, ये जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ना, जिसके ऊपर की यहाँ वेस्ट की बाउंड्री अरावली बनाता है, साउथ की बाउंड्री सतपुड़ा और नर्मदा नदी बनाती है, और इधर छोटा नागपुर बनाता है। तो ये जितनी भी नदियां बताई मैंने, ये इस तरह से बहती है, ऐसे ये नदियां हैं, इनकी डायरेक्शन ये है ज्यादातर, ठीक है, ऊपर की तरफ। और इधर से क्या आ रही है, ये गंगा और यमुना, ये गंगा है और ये यमुना, ठीक है।
ये ऐसे बहती हुई कुछ नदियां यमुना में मिल जाती हैं, कुछ आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, ऐसे। तो इसका मतलब जो ढाल है सेंट्रल हाईलैंड्स का वो कैसा हुआ, वो इस तरह से हुआ, है ना, टूवर्ड्स द किधर, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन है, इट इज द डायरेक्शन नोन एज नॉर्थ ईस्ट, है ना। और ये डायरेक्शन क्या हुई इसके लिए, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। देन द स्लोप ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि स्लोप इस तरह से हुआ, ए ऐसे, यहां पर अगर पानी यहां से बहे तो उधर को जाए, है ना, इस तरह से हुआ। तो जितनी भी नदियां ये मैंने आपको बताई हैं सेंट्रल हाईलैंड की, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन, ये इस तरह से बहती है नीचे से ऊपर की तरफ। द स्लोप ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, समझ गए ये बात। ये तो हो गई सेंट्रल हाईलैंड के बाद। अब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू की जो ऊपर वाली बाउंड्री है वो बहुत ब्रॉड है। डेक्कन प्लेट्यू ऊपर वाली बाउंड्री बहुत बहुत ब्रॉड है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सतपुड़ा रेंज सेंट्रल हाईलैंड की साउथ में बाउंड्री बनाएगा, तो इसके नीचे जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है, तो सतपुड़ा रेंज जो है वो डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्थ वाली बाउंड्री बनाएगा ना। इसके नीचे और इरेज कर देते हैं, इसके नीचे वाला हिस्सा और मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हमारा ऐसे है कंट्री ये, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, और मिटाना पड़ेगा। ये अभी बनाते हैं, ये है ना हमारा कंट्री ये। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये सतपुड़ा रेंज है, ये है हमारी सतपुड़ा रेंज। और मैंने आपको बताया था सतपुड़ा रेंज जो है सेंट्रल हाईलैंड्स का साउथ वाली बाउंड्री है। अब मैं कह रहा हूं इसके नीचे डेक्कन प्लेट्यू है। मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो वेस्ट बाउंड्री है वो अरावली है, साउथ में बाउंड्री सतपुड़ा और नर्मदा है ना, और ईस्ट में छोटा नागपुर है, और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे नॉर्थ में तो वो प्लेन्स है, नदियों के प्लेन्स है ना। और यहाँ पर मालवा प्लेट्यू भी आ जाता है। ठीक है, उधर छोटा नागपुर हो गया, और उसके बाद कुछ ब्रंच घाटी के बाद मेघालय में फिर से ये सेंट्रल हाईलैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके नीचे वाला जो एरिया है वो सारा डेक्कन प्लेट्यू है। क्या है, डेक्कन प्लेट्यू, ये सारा एरिया डेक्कन प्लेट्यू है। ठीक है, तो डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्दर्न बाउंड्री कौन बनाएगा, सतपुड़ा रेंज बनाएगी। ठीक है, अब सतपुड़ा रेंज में बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स हैं, ठीक है, जिनको महादेव हिल्स या मैकाल रेंज, ठीक है, ये सारी पहाड़ियां बोलते हैं। तो यहां पर है, ठीक है, महादेव हिल्स हैं बिल्कुल एमपी में, ठीक है, उसके बाद मैकाल हिल्स हैं छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ हिल्स हैं झारखंड में, तो ये छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ झारखंड के बॉर्डर पर। तो ये सारी जो हिल्स हैं ये इसका नॉर्दर्न बाउंड्री बनाती है, ये सारी क्या बनाती है, इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इसके बाद वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स इसकी बाउंड्री बनाते हैं। वेस्ट में कौन बनाते हैं इसकी बाउंड्री, वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में इसकी बाउंड्री बनाते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ के मिल जाते हैं, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता है, दैट्स इट। ठीक है, तो वेस्ट में इसकी बाउंड्री बनाते हैं वेस्टर्न घाट्स, इन्हें वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, और ईस्ट में इसकी बाउंड्री बनाते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये पहाड़ियां हैं, कुछ ऊंची पहाड़ियां हैं, ज्यादा ऊंची नहीं है, और इसी तरह ये भी है, ये कंटिन्यूअस है, ये लगातार है फ्रॉम गुजरात टू नीचे तमिलनाडु तक। ठीक है, और ईस्टर्न घाट कंटिन्यूअस नहीं है, कहीं पर है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं नहीं। ठीक है, इस तरह से। और वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे हैं। वेस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन जो है वो लगभग 900 से 1600 मीटर तक है, और ईस्टर्न घाट्स का
600 मीटर है, यानी कि इसका है 900 से 1600 मीटर एवरेज एलिवेशन है, कहीं कम है कहीं ज्यादा। और ईस्टर्न घाट्स का है 600 मीटर। तो कम किसका हुआ? कम ईस्टर्न घाट्स का हुआ ना, ईस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन कम हो। और इसी तरह से जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसकी हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो अन्नामुड़ी और दोदा बेटा है। इसकी वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक्स जो हैं वो अन्नामुड़ी और दोदा बेटा है, ठीक है। और जबकि ईस्टर्न घाट की जो है वो है महेंद्रगढ़। ईस्टर्न घाट्स की क्या है? महेंद्रगढ़ है, ठीक है, हाईएस्ट जो इसका वो है पीक। तो ये हो गया हमारा सारा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्दर्न बाउंड्री सतपुड़ा रेंज बनाती है और उसकी हिल्स जिसमें मैकाल है, महादेव है, ये सारी हिल्स बनाती हैं। और वेस्टर्न बाउंड्री वेस्टर्न घाट्स बनाते हैं, ईस्टर्न बाउंड्री ईस्टर्न घाट्स बनाते हैं। वेस्टर्न घाट्स ज्यादा ऊंचे हैं, इनकी एवरेज हाइट 900 to 1600 मीटर्स एंड ईस्टर्न घाट्स की एवरेज हाइट 600 मीटर्स है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं 2000 अन्नामुड़ी एंड दोदा बेटा, ठीक है, एंड ईस्टर्न घाट्स की महेंद्रगढ़, ठीक है, याद रखना ये बात। इसके बाद पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इसकी सॉइल ज्यादातर कहीं कहीं ब्लैक सॉइल पाई जाती है। कैसी सॉइल पाई जाती है? इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल क्यों पाई जाती है? क्योंकि ज्यादातर जो रॉक्स हैं वो इग्नियस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये सबसे पुराना है ना, और इसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स जो है वो धीरे धीरे समय के साथ टूट गई है ना, विंड से या रेन से, वाटर से। तो वो इग्नियस रॉक्स टूट करके कौन सी सॉइल बनाती हैं? ब्लैक सॉइल बनाती हैं। तो कहीं कहीं जगह जगह ब्लैक सॉइल है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो गया सारा प्लेट्यू वाला। और एक चीज, वेस्टर्न घाट्स पर सबसे ज्यादा बारिश होती है क्योंकि इधर अरेबियन सी है ना, अरेबियन सी है। और भारत में जो मानसून आता है, मानसून की जो पवनें आती हैं वो अरेबियन सी से उठती हुई आती हैं, ऐसे अरेबियन सी से उठती हुई आती हैं। जब अरेबियन सी से उठती हुई आती हैं तो अरेबियन सी से हवाएं जो नमी वाली हैं वो जब आती हैं टुवर्ड्स द नॉर्थ, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना, जिसके लिए यहाँ का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो ज्यादा प्रेशर से इधर को बढ़ती है हवा बढ़ती है तो वेस्टर्न घाट से टकराती है। सबसे पहले वेस्टर्न घाट से टकराती है और वेस्टर्न घाट से टकराने के बाद बहुत सारी बारिश करती है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और बहुत ज्यादा बरसात होती है। यहाँ देखा है ना, सबसे पहले बारिश कहाँ आती है? मानसून में, मुंबई में, ठीक है। भारत के मेन लैंड में सबसे पहले बारिश होती है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में सबसे पहले बारिश होती है, ठीक है। केरल के तटों पर, मुंबई में, इधर सारे वेस्टर्न घाट्स पर पूरा बारिश होती है, ठीक है। चलिए, समझ गए ना आप लोग सारा कुछ? मैंने सेंट्रल हाईलैंड्स बता दिया आपको, इसकी बाउंड्री बता दी, इसकी मेन रिवर्स बता दी, डेक्कन प्लेट्यू बता दिया, डेक्कन प्लेट्यू की बाउंड्रीज क्लियर हो गई है ना। और वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स हो गए, इनकी ऊंची चोटियां हो गई, ब्लैक सॉइल होने का रीजन बता दिया। और क्या रह गया इसमें? ज्यादातर चीजें कवर हो गई हैं, कुछ हो तो कमेंट करके बता देना जो रह गया हो। और इसके बाद हम जो बाकी का ये चैप्टर रह गया है, 3-4 पार्ट इसके, वो अगले एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे सारे, ठीक है। एक ही वीडियो में कवर कर लें और आपका ये जो सेकंड चैप्टर है फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।